ओके स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे डबल स्पॉट मैक्सिमम स्पॉट सरफेस हमने यूज़ करना है, कॉन्टैक्ट एरिया यूज़ करना है। तो यहाँ पे डबल स्पॉट प्रोवाइड की जा रही है दोनों थंब के साथ। अपने ही थंब को रीइंफोर्स किया जा रहा है दूसरे थंब के साथ। बी के अंदर अपनी फिंगर्स को रीइंफोर्स किया जा रहा है दूसरे हाथ की फिंगर्स के साथ। सी में अल्नर जो बॉर्डर है उसको रीइंफोर्स किया जा रहा है और लास्ट वन में पाम को रीइंफोर्स किया जा रहा है। अब इसका जो ड्रॉबैक है वो क्या है या डिसएडवांटेज क्या है कि जितना हम लार्जर सरफेस एरिया यूज़ कर रहे होते हैं उतना हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो लेस सेंसिटिव हो जाता है और फिजिकल थेरेपिस्ट के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो प्रॉपरली असेस कर सके सॉफ्ट टिश्यूज़ को। और सॉफ्ट टिश्यूज़ के असेसमेंट के लिए हमें कॉन्टैक्ट सरफेस मिनिमम रखना पड़ता है। लेकिन इसका बेनिफिट भी है। हम जब इसमें दोनों हाथों के इकट्ठा यूज़ करते हैं तो हमारी जितनी भी फ़ोर्स है वो एक ही जगह पे लग रही होती है, दोनों हाथों पे अलग-अलग लगने की बजाय एक ही जगह से लग रही होती है। और हमारी जितनी फ़ोर्स होती है वो एफ़िशिएंट डिलीवरी के साथ हो जाती है, हम स्ट्रॉन्ग फ़ोर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों, एक छोटी-सी असाइनमेंट है, कोशिश करिएगा कि जिनके घर में ये वेट मशीन है, वो तो इसको लाज़मी प्रैक्टिस कर लें। अदरवाइज़ हम जब ओपीडी स्टार्ट होगी तो वहाँ पे इस चीज़ को एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे। अपने घर में आपने ऑब्ज़र्व करना है, आपकी फ़ोर्स जो एप्लीकेशन है, वो कितना उसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है हाइट एडजस्ट करने से, अपने पाँव की पोज़ीशन एडजस्ट करने से, उसके बाद कोर को एडजस्ट करने से, हेड प्लेसमेंट हेड को फ़ोकस करने से, हैंड प्लेसमेंट किस तरह की होनी चाहिए। तो वो सारे पॉइंट्स जो हमने अभी पढ़े थे, उसको एक प्रैक्टिकली ऑब्ज़र्व करने के लिए हम एक वेट स्केल के साथ फ़ोर्स अप्लाई करते हैं और इसके साथ हम चेक करने की कोशिश करते हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें करने के बाद इसको एक डॉक्यूमेंट करना है और उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने ये सारी चीज़ें बता देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिफरेंशिएट करना सीखेंगे आर्टिकुलर एंड एक्स्ट्रा आर्टिकुलर डिसफंक्शन के बारे में। यहाँ पे सबसे पहली बात जो समझना ज़रूरी है, वो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि आर्टिकुलर और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, उनका नॉर्मल फंक्शन क्या है और फिर उसमें डिसफंक्शन किस तरह से आ सकता है। तो आर्टिकुलर स्ट्रक्चर यानी रिलेटेड टू जॉइंट, जो जॉइंट के अंदर कुछ पैथोलॉजीज़ हैं, और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर जॉइंट के अराउंड जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होंगे। वो मसल्स हो सकते हैं, वो फेशिया हो सकता है, वो बोन्स, कैप्सूल, लिगामेंट्स, टेंडन्स, बर्सा, ड्यूरामेटल्स, नर्व्स, वो सारे स्ट्रक्चर्स जो किसी भी जॉइंट के अराउंड अवेलेबल होंगे, वो सारे के सारे एक्स्ट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। और अगर उनके अंदर कोई पैथोलॉजी होगी तो उसके हम एक्स्ट्रा आर्टिकुलर डिसफंक्शन का नाम दे देंगे। सीरिक्स मॉडल के अकॉर्डिंग हम इन स्ट्रक्चर्स को टू टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं और हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स। और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स हैं वो मसल्स एंड टेंडन्स और उसके अटैचमेंट्स हैं। और बाकी जितने स्ट्रक्चर्स होंगे वो सारे के सारे हमारे नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। अब नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं कि बोन्स हो सकते हैं, जॉइंट, कैप्सूल, लिगामेंट्स, वर्सा। तो इसमें जब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो उन टेस्ट से हमें क्या बात पता चलेगी, जब हम इन स्ट्रक्चर्स की एक्टिव और पैसिव मूवमेंट करवाएंगे तो पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। पेशेंट को पेन है जॉइंट की, पेशेंट को पेन है बोन्स की, या ये जो बाकी स्ट्रक्चर्स लिखे हैं आपके सामने, इन स्ट्रक्चर्स का जब पेशेंट को प्रॉब्लम होगा तो हम उनके एक्टिव या पैसिव मूवमेंट करवाएंगे तो पेन बढ़ जाएगा। पहली इंडिकेशन मिल गई हमें। और इसमें ये जो सिम्टम्स होंगे वो एबनॉर्मल होंगे और कि सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर पेशेंट को यहाँ चले, यहाँ पे नीचे ही एग्जांपल लिखी है कि अगर एक्टिव रोटेशन वो करता है या पैसिव रोटेशन करता है, राइट रोटेशन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन की, और वो पेनफुल है सेम डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सर्वाइकल रीजन के जो सर्वाइकल स्पाइन है वो इन्वॉल्व है। फिर उसको हमने ये लोकलाइज करना होगा कि किस सेगमेंटल रीजन पे प्रॉब्लम है। पैसिव जॉइंट प्ले मूवमेंट प्रोड्यूस और इंक्रीज सिम्टम्स और वो भी एबनॉर्मल होते हैं। जब हम
इस स्ट्रक्चर्स की जितने स्ट्रक्चर्स हैं पैसिवली मूव करेंगे तो उससे भी पेन बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात याद रखिएगा और प्रैक्टिस के अंदर भी हम इसे बार बार अप्लाई करेंगे। रेजिस्टेड मूवमेंट वो सिम्टम्स फ्री होती हैं नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स की। तो ये अब नेक्स्ट जो है कॉन्ट्रैक्टाइल डिस्फंक्शन। पहला जो हमने नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल का पढ़ा ये उसके ही ऑपोजिट बातें होंगी। एक्टिव और पैसिव मूवमेंट वो इंक्रीज करती है सिम्टम्स को, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल बहुत क्लियर लिखी है, आप पढ़िएगा, मैं आपको वैसे बताता हूँ। एक पेशेंट उसको जो है राइट साइड के ऊपर राइट एक्टिव रोटेशन करता है और उसको पेन है राइट साइड पे, सर्वाइकल स्पाइन पेनफुल और रिस्ट्रिक्टेड है अफेक्टेड मसल्स उसके। तो अब उसमें हमने देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। पैसिव राइट रोटेशन पेन फ्री। अब उसको अगर हम फिजियोथेरेपिस्ट पैसिवली राइट रोटेशन करवाएंगे तो वो पेन फ्री होगा, लेकिन अगर हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, दूसरी साइड से मुराद लेफ्ट साइड पे टर्न करते हैं, पैसिव लेफ्ट रोटेशन इज पेनफुल एज द अफेक्टेड मसल इज स्ट्रेच्ड। अब इसमें जो अफेक्टेड मसल है वो कहाँ पे है, राइट साइड पे हम इसको लेके जा रहे हैं और इसमें स्ट्रेच आ रहा है, तो इसको हमने रूल आउट करना है, क्लियर करना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। इसमें पैसिव जॉइंट मूवमेंट जो होता है वो पेन फ्री होता है, यहाँ पे पेनफुल था, ये पेन फ्री है। और रेजिस्टेड मूवमेंट वो इंक्रीज हो रही हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन। तो ये बातें हैं कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको माइंड में रखिएगा। मीटिंग एंड होगी तो हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले कोशिश करते हैं कि हमारा ये लेक्चर वाइंड अप हो जाए। इसके अंदर यही बातें लिखी हैं, इसको गो थ्रू कीजिएगा। और सबसे यहाँ पे एक बात है कि जब भी हमने किसी स्ट्रक्चर्स को उसकी में एवेल्यूएशन कर रहे हैं तो उसकी नेचर, उसका स्ट्रक्चर, लोकेशन, इन बातों को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। डिफ्रेंशिएट करना हो आपने मसल शॉर्टनिंग में और मसल स्पैज में, तो किस तरह पता चलेगा? ये एक क्लिनिकली टिप मैं आपको दूंगा और यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, ये यहाँ तक दो एक एमसीक्यूज हैं, इसको देख लें। अगर मसल शॉर्ट और टाइट है तो उसका एंड फील किस तरह का होगा, वो फर्म होगा और लेस इलास्टिक एंड फील होगा। और अगर मसल स्पैज में है तो उसका मोर इलास्टिक एंड फील होगा और लेस सॉफ्ट होगा। पता कैसे चलेगा कि मसल शॉर्ट है या मसल स्पैज में है? प्रैक्टिस के साथ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यहाँ पे नोवाइस प्रैक्टिशनर लिखा, नोवाइस प्रैक्टिशनर से मुराद वो सारे फिजियोथेरेपिस्ट जो ग्रेजुएशन के बाद अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं या ड्यूरिंग ग्रेजुएशन वो जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सारे इनके इंटर्न्स का नाम देते हैं नोवाइस प्रैक्टिशनर। आफ्टर ग्रेजुएशन जब आप में फील्ड के अंदर इन होते हैं तो उस वक्त जो प्रैक्टिशनर होते हैं उनको नोवाइस प्रैक्टिशनर कहा जाता है। मसल स्पैज में और मसल शॉर्टनिंग में डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक टेस्ट है जिसे हम होल्ड रिलैक्स टेस्ट कहते हैं, और यहाँ पे एग्जांपल दी गई है हैमस्ट्रिंग मसल्स की। हैमस्ट्रिंग मसल्स को 20 सेकंड्स के लिए स्ट्रेच दिया जाएगा काउच के ऊपर स्पाइन लाइन में। फिजियोथेरेपिस्ट उसके लेग को होल्ड करेगा और उसके बाद होल्ड रिलैक्स मैन्यूवर, ये पीएनएफ टेक्निक का एक एप्लीकेशन है, वो अप्लाई करेगा। और उसके बाद उसकी ड्रामेटिकली मैजिकली जो रेंज है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अगर होल्ड रिलैक्स मैन्यूवर अप्लाई करने के बाद पेशेंट की रेंज इम्प्रूव हो रही है तो दैट विल बी द इंडिकेशन ऑफ मसल स्पैज्म। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप किसी भी मसल के ऊपर होल्ड रिलैक्स मैन्यूवर अप्लाई करते हैं और उस एप्लीकेशन के बाद पेशेंट की रेंज इम्प्रूव हो जाती है तो वो इंडिकेट करेगा मसल स्पैज्म में है। और अगर ये मैन्यूवर अप्लाई करने के बाद पेशेंट की रेंज इंक्रीज नहीं होती तो वो इंडिकेट कर देगा कि मसल शॉर्टन है। तो मसल शॉर्टनिंग को फिर इम्प्रूव करने के लिए हमें फर्दर एडिशनल स्ट्रेचिंग करना पड़ेगी, जो कि जिसको हमने एडिशनल सस्टेन्ड स्ट्रेचिंग का नाम दिया है। तो इसको माइंड में रखिएगा। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है कि जॉइंट प्ले को टेस्ट करना है।
मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जितने जॉइंट्स हैं उसके दरमियान में एक नॉर्मल स्पेस होती है जहाँ पे जॉइंट की ट्रैक्शन, कंप्रेशन, ग्लाइडिंग या जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो हो रही होती हैं। तो वो जॉइंट प्ले कितना अवेलेबल है उसको हम किस तरह टेस्ट करते हैं, तो उसको टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं कि एक तो विदाउट फिक्सेशन और सेकंड है विद फिक्सेशन। तो जब हमने विदाउट फिक्सेशन अप्लाई करना है तो उसमें हम स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ जॉइंट प्ले चेक करते हैं, जॉइंट के स्पेस में पैल्पेट करते हैं जॉइंट में कितनी स्पेस है। और उसके बाद सेकंड बाद में पहले हमने सिंपली विदाउट फिक्सेशन उसे चेक करना है, फिर हम विद फिक्सेशन चेक करेंगे और एक जो वर्टिब्रा है उसको फिक्स कर लेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास ग्रेड्स हैं केल्टन बोन के, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 एंड फील तक, वो हम सारे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेंगे और उसकी एप्लीकेशन से हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या कंडीशन है, क्या स्टेटस है। ट्रैक्शन एंड कंप्रेशन टेस्ट ये लास्ट अभी पहले भी बताया, ये टेस्ट हैं बेसिकली। सर्वाइकल रीजन रेडिकुलोपैथी को भी टेस्ट करना हो तो हम ट्रैक्शन और कंप्रेशन से टेस्ट करते हैं और ये दोनों टेस्ट क्लियर कर रहे होते हैं कि प्रॉब्लम है और किस लेवल का है, कितना है। अगर पेशेंट को हमने सर जी सर एक क्वेश्चन था, जॉइंट प्ले के अंदर आपने कुछ बातें बताई, हम्म विदाउट फिक्सेशन के अंदर पल्पेशन जॉइंट है और इसके अलावा क्या है, और आपने अभी ग्रेड्स बताए हैं अप्लाई करना, और फिक्सेशन के अंदर है वो। जी, फिक्सेशन के अंदर जब विदाउट फिक्सेशन हम अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसमें हमें स्टेबलाइज नहीं किया हुआ और ये सिर्फ और सिर्फ हम जॉइंट को नॉर्मल जो जॉइंट टेस्टिंग है उसको स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जॉइंट को चेक कर रहे हैं कि पांच दफ़ा देखिए हम पेशेंट को जब पैल्पेट करते हैं ना, अगर वहाँ पे कोई पैथोलॉजी होगी, वहाँ पे टेंडरनेस होगी, तो वो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाने देगा। हमें विदाउट फिक्सेशन सबसे पहले यस। यही चेक करना है कि हम जिस जगह पे हाथ रख रहे हैं क्या वो टेंडर तो नहीं है, क्या पेशेंट वहाँ पे हमें इजीली अपने जो मैन्यूवर हम अप्लाई करना चाहते हैं वो करने दे रहा है या नहीं दे रहा। तो पहला स्टेप है विदाउट यस। विदाउट फिक्सेशन हमने चेक कर लेना है और उसके बाद जब ये पता चल गया फिर हम फिक्स करेंगे जॉइंट। जॉइंट यहाँ पे देखिए वन जॉइंट पार्टनर, यानी कि मैंने अभी बताया कि दो वर्टिब्रा है तो एक को हम फिक्स कर लेंगे और दूसरे को फिर हम जितने भी उसके वहाँ पे अवेलेबल रेंज होगी वहाँ पे चेक करेंगे कि वो ग्रेड 2 की फोर्स लगा के चेक कर रहे हैं, ग्रेड 3 जो है हमारे पास चेक कर रहे हैं और उसके बाद हम उसमें एंड फील्ड चेक करने की ट्राई करेंगे। बाज़ दफ़ा जब बैकएक के साथ पेशेंट आता है तो उसके एक सेगमेंटल मोबिलिटी रिड्यूस हुई होती है, तो उस सेगमेंटल मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें ये टेस्ट भी है और उसके बाद ये ट्रीटमेंट पर्पस के लिए भी हम ये ग्रेड्स यूज करते हैं। तो ये बात यहाँ पे आपने माइंड में रखी। थैंक यू सर। क्लियर है? चलें, स्पाइनल ट्रैक्शन और स्पाइनल कंप्रेशन टेस्ट, ये दोनों टेस्ट हमें कंफर्म करने के लिए ही हमने यूज करने हैं। देखिए स्पाइनल ट्रैक्शन के अंदर एक बात लिखी है कि अगर स्पाइनल टेस्ट आप करते हो और उससे पेशेंट के जो है सिम्टम्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम नॉर्मली ट्रैक्शन कब अप्लाई करते हैं, जब नर्व के ऊपर कंप्रेशन आया हुआ है डिस्क की वजह से, किसी और स्ट्रक्चर की वजह से, और हम ट्रैक्शन से उसके सिम्टम्स को रिलैक्स करते हैं। लेकिन अगर ट्रैक्शन से ही सिम्टम्स एग्रावेट कर गए हैं तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यूज इन्वॉल्वमेंट है और वो सॉफ्ट टिश्यूज पेनफुल हो रहे हैं जब आपने ट्रैक्शन कर दी। फिर ट्रैक्शन को हमने दोबारा अप्लाई नहीं करना। और अगर ट्रैक्शन से कुछ रिलैक्स फील हुआ है और फिर हम कंप्रेशन टेस्ट देते हैं और कंप्रेशन टेस्ट से उसके जो सिम्टम्स हैं वो एग्रावेट करेंगे, वो कंप्लेन करेगा, उसके सिम्टम्स रिप्रोड्यूस होना शुरू हो गए हैं, तो ये इंडिकेट कर देगा कि वहाँ पे कंप्रेशन है। और जब कंप्रेशन टेस्ट से ये पता चल गया कि उसे प्रॉब्लम आ रहा है, फिर हमने रेजिस्टिव टेस्ट अप्लाई नहीं करने और जो सेकेंडरी जॉइंट कंप्रेशन फोर्स ऑलरेडी हम अप्लाई की हुई है, तो नीड टू लिमिट फर्दर इवेल्युएशन टेस्ट, फर्दर इवेल्युएशन आपने नहीं करनी। जो हाँ, अगर इसके बाद भी एक्टिव आपने ट्रैक्शन दी, पेशेंट को कुछ रिलैक्स फील नहीं हुआ, कुछ कहता कुछ भी पता नहीं चला, कंप्रेशन टेस्ट दिया वो कहता है जी नो डिफरेंस उसे फील हुआ, तो उसके बाद फिर हम फर्दर टेस्ट की तरफ जाएंगे। यहाँ पे जो बात मैंने अभी बताई कि important to test joint compression separately and before resisted test, since resisted movements also produced joint compression।
अगर जॉइंट कंप्रेशन को आपने पहले चेक करना है और उसके बाद रेजिस्टेड मूवमेंट की तरफ जाना है। ग्लाइडिंग टेस्ट के अंदर हम डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर ग्लाइडिंग्स देते हैं और उस ग्लाइडिंग्स के बाद हमें पता चल जाता है कि किस रेंज में प्रॉब्लम है, किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। ये कनकेव कॉन्वेक्स रूल के अंदर भी जो बात हमने की थी वो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं और ये टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं, टेस्टिंग के साथ हमें पता चल जाता है प्रॉब्लम का, फिर हम उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं। रेजिस्टेड मूवमेंट, इसमें जो क्वेश्चन है मैं उस पर आता हूँ डायरेक्टली, इसको आप एक दफ़ा गो थ्रू करिएगा। हमने ये सिरिक्स मॉडल है, सिरिक्स ने इंटरप्रेट किया था कि जब हम मसल्स की न्यूरोमस्कुलर इंटेग्रिटी को चेक करना हो तो उस वक्त जो मूवमेंट्स करवा रहे होते हैं, रेजिस्टेड मूवमेंट करवाते हैं, अगर वो पेनफुल और स्ट्रॉन्ग होगी तो वो इंडिकेट कर रहा होगा, हम किसी भी जगह पे पेशेंट को मैनुअली रेजिस्टेंस के साथ मूवमेंट करवाई और उसको बहुत ज़्यादा पेन है, तो ये इंडिकेट कर रहा है माइनर लियन को, मसल या टेंडन में ये लियन हो सकता है। और अगर ये पेनफुल और वीक है तो इंडिकेट करेगा मेजर लियन को, और अगर ये पेनलेस और वीक है तो ये न्यूरोलॉजिकल लियन को इंडिकेट कर रहा है, ए कंप्लीट रप्चर ऑफ मसल और टेंडन। और अगर ये टेस्ट हमारा पेनलेस और स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब है कि मसल नॉर्मल है। मैं एग्जांपल के साथ आपको क्लियर करता हूँ कि बाइसेप कि अगर टेस्ट करना है, मैं फ्लेक्शन रेजिस्ट कर रहा हूँ, ये मैं मैक्सिमम रेजिस्टेंस के साथ कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग फ्लेक्शन हो रही है लेकिन पेनलेस है तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये बहुत पेनफुल होगा, स्ट्रॉन्ग भी है, तो वो माइनर लियन को इंडिकेट कर रहा है। पेनफुल है और पूरा बंदा फोर्स भी नहीं लगा पा रहा तो ये मेजर लियन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है